हेलो दोस्तों, आप चैप्टर नंबर 3 करते हैं कृषि उद्योग तथा व्यापार, जो 1950 से 1990 के बीच वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वहां तक का चैप्टर है। पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जहां तक मैं आपको बता दूं, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं विद एमसीक्यू, ठीक है ना। और उस वाली बुक से भी हमने तकरीबन 2 चैप्टर रह गए, बाकी हमने सारे कर दिए, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज भी स्टार्ट होने वाला है, यानी वहां से भी अब 1 चैप्टर रह जाएगा उसके बाद। क्लियर है। और एमसीक्यू भी मैंने डाल दिया था उसका मुद्रा का, ठीक है ना। तो मुद्रा के एमसीक्यू आप तभी करना जब आप बैंकिंग पढ़ लो, क्योंकि बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिया। बैंकिंग का भी और बनाने वाला हूँ सेपरेटली, मतलब इसमें मुद्रा का बैंकिंग में एक और बनाने वाला हूँ एमसीक्यू। बट जो मुद्रा के बाद जो बैंकिंग आप करोगे ना, तो वो तभी होंगे, यानी मुद्रा के भी तभी होंगे क्वेश्चन जब आप बैंकिंग पढ़ लोगे। तो प्लीज बैंकिंग पढ़ लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक आध मैंने उसमें डाल दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। और बाकी हम बैंकिंग में तो क्वेश्चन करेंगे करेंगे। तो अब देखो वो साथ में चल ही रहा है, तो मैंने कहा दूसरी कॉपी आपके साथ में चल रही है, एक कॉपी आपकी हो गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और इसमें पहले कुछ स्मॉल जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको कवर कर लेते हैं, ताकि हमारे जो चैप्टर है बाद में आसान हो जाए। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है बच्चे वो है आयात प्रतिस्थापन। क्या है बच्चा? आयात प्रतिस्थापन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बच्चे। क्लियर? अब ये होता क्या, पहले मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप अगर किसी देश से अगर कोई चीज़ आयात करते हो ना, तो आप उसके ऊपर क्या होते हो, निर्भर हो जाते हो। तो गवर्नमेंट कहती है यार हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना, हमें बिल्कुल वैसा ही जो गुड्स है अपने देश में बनाना है अपने लोगों के लिए। बात को समझो। जैसे सपोज करो, मैंने आपको बताया था, सब मान के चलो, सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो डेटॉल साबुन से आपको नहाने की आदत है, जो कि बाहर से बन के आता है। तो उन्होंने बोला अगर आप बाहर से डेटॉल साबुन खरीदोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको एक तो क्या नाम है उनकी करेंसी में उनको पेमेंट करना होगा। जैसे मान अगर अमेरिका से खरीदो तो अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे एक तो यहाँ से डॉलर कम हो जाएगा। हमारी जो आरबीआई है उसके पास क्या हर तरह की मुद्रा का भंडार रखा हुआ है ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर डॉलर को अगर मान लो पेमेंट करता है, ठीक है, विदेशी विनिमय का भंडार होता है ना हमारे आरबीआई के पास, अगर वो डॉलर में पेमेंट करेगा तो हमारा क्या है, विदेशी विनिमय कम हो जाएगा। बात को समझो। और हम उसके ऊपर डिपेंड हो रखे कि वो डेटॉल वहां से देगा तभी हम नहाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि इससे अच्छा है उसके जैसा साबुन आप घर में बना लो ना। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या होगा, आयात कम हो जाएगा, और आयात कम होगा तो जो डिपेंडेंस थी दूसरी कंट्री के ऊपर वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना। सबसे पहला ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर में, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना। इंग्लिश में इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो देखो क्या लिखा हुआ, आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय विदेशी विनिमय को बचाने से, यानी विदेशी विनिमय को बचाने से, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है आपके यहाँ, जो विदेशी विनिमय का भंडार है उसको बचाना है। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है जिसका शेष विश्व से आयात करता है, जिसका जो देश है ना वो दूसरे देशों से आयात कर रहा है। तो एक काम करो, आप दूसरे देश से आयात करने के बजाय आप उन वस्तुओं का घर में ही क्या कर दो, उत्पादन कर लो। और इस उत्पादन को करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना ही क्या है, आपका पूरा सब कुछ आयात प्रतिस्थापन है। यानी उस गुड्स का आप यहाँ पे क्या बनाओगे, प्रतिस्थापन वस्तु बनाने को तैयार हो गए। यानी मैंने क्या बोला, आप बाहर वाले गुड्स का सब्स्टिट्यूट आप यहां बना रहे हो, उसका प्रतिस्थापन बना रहे हो, ठीक है ना। तो आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय विदेशी विनिमय को बचाना है ताकि बाहर ना जाए कोई करेंसी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को यहीं पे प्रोत्साहित किया जाता है जिनका जो देश है ना बाहर देश से आयात कर रहा है भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन की नीति, सेम कॉपी आप ये लिख सकते हो, फिर भी मैंने चेंज हल्का सा एक पॉइंट डाला हुआ, बाकी सब सेम ही है, ठीक है ना। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति से अभिप्राय उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की नीति से है, उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की नीति से है जिन्हें देश शेष विश्व से क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। तो वही तो ऊपर लिखा था, यानी जिनको आप बाहर देश से आयात कर रहे हो उनको घर में बना लो, उससे बढ़िया, ठीक है। इससे क्या होगा, घर में वस्तु भी बन जाएगी और बाहर से आयात भी नहीं करना पड़ेगा, डिपेंडेंस अपने आप ही खत्म, निर्भरता खत्म हो जाएगी दूसरे देश पे। यह नीति विदेशी विनिमय को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। देखो लिखा था ना, विदेशी विनिमय को बचाने में ध्यान केंद्रित करती है और आयात पर निर्भरता को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो सेम कॉपी आप लिख सकते हो। क्लियर है ना। तो आयात प्रतिस्थापन मतलब आयात प्रतिस्थापन को लाने के लिए जो नीति अपनाई है उसे आयात प्रतिस्थापन की नीति कहते हैं, यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलो, या स्ट्रैटेजी किसकी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी बोल दो, है ना। चलो, निर्यात प्रोत्साहन या निर्यात प्रोत्साहन की नीति, इनको मैंने एक साथ ही कर दिया, ठीक है।
तो यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कह रहा है या स्ट्रेटजी किसके लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो अब देखो निर्यात साफ साफ पता चल रहा है कि निर्यात को प्रोत्साहन करना है, यानी निर्यात को बढ़ाना है, निर्यात को प्रमोट करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप बाहर देशों में अपने देश की गुड्स बाहर बेचोगे तो इससे क्या होगा, आपको बाहर देश की क्या होगी बच्चे, करेंसी मिलेगी। कभी डॉलर आएगा, कभी यूरो आएगा, कभी स्टर्लिंग यानी पाउंड आएगा, है ना, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो उसने बोला निर्यात प्रोत्साहन से अभिप्राय उस नीति से है जिसके द्वारा घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है, घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यानी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें घरेलू उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाकर विदेशी विनिमय क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। यानी हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी और उसको उसकी डिमांड को बढ़ाया जाएगा बाहर मार्केट में, नहीं बाहर के लोग उसकी डिमांड करेंगे हमारे यहाँ से। जब डिमांड करेंगे तो हम यहाँ से उनको माल बेचेंगे और जब वो खरीदेंगे तो हमें पैसा देंगे और हमारी जो रुपया है, हमारी जो इकोनॉमी वो मजबूत होगी। तो ये लिखा हुआ है निर्यात प्रोत्साहन से अभिप्राय उस नीति से जिसके द्वारा घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित करके तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो बाहर के बाजार है वहां घरेलू उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाना है, ठीक है, ताकि हम विदेशी विनिमय अर्जित कर सके। अर्थात घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आपने वस्तु सेवाएं उत्पादित किया है, यानी जो अपने देश में जो वस्तु सेवाएं उत्पादित किया है उनका क्या करना है, उनके लिए विदेशी मांग को क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि बाहर वाले देश उनकी मांग करें। याद रखना मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी आप ज्यादा आयात करते हो वो देश के लिए बेकार होता है, आप जब भी ज्यादा निर्यात करते हो वो देश के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो हम निर्यात करना पसंद करेंगे ज्यादा, आयात नहीं। आयात के बदले हम उसका सब्स्टिट्यूट यानी उसके जैसा हम कोई गुड्स निकाल देंगे। मैंने बताया था जैसे अगर आपको कॉफी पीने की बहुत शौक है, मान लो कॉफी बाहर देशों में बनती है तो आप कॉफी की जगह उसके जैसा कुछ बना लो ना, जैसे चाय बना लो, चाय तो इंडिया में बनती है, तो कॉफी का सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन क्या होगा, चाय, ताकि हमें बाहर से खरीदना पड़े, गरम गरम पेयजल तो मिल गया आपको। बात को समझो ना, ठीक है ना, यानी आपको टी तो मिल गई ना, तो उसका प्रतिस्थापन ले सकते हो। डेटॉल नहीं है तो आप लाइबॉय से ना लो भाई, इंडिया में लाइबॉय बना लेंगे हम साबुन से नहलाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पीछे वाले जो चैप्टर अभी आपने मेरे साथ करा था सेकंड चैप्टर, उसमें 2 पॉइंट मैं बताया नहीं मैंने आपको, ठीक है ना। क्यों नहीं बताया, वो स्किप इसलिए हुआ है क्योंकि वो बुक में है ही नहीं वो पॉइंट वो बुक में था ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं वो कहीं भी टीआर जन में कोई पॉइंट दिखाई नहीं है ऐसा, ठीक है ना। बट मेरे इंग्लिश में जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उसमें ये पॉइंट थे, तो मैंने सोचा कि आपका क्यों उसको छोड़ा जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट मेरी तरफ से जानबूझकर छूटे जिससे कि आपको नुकसान हो। मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, बट अगर बाई चांस कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि भैया ये पॉइंट छूट गया है, आप प्लीज इसको करवा दीजिए। बात को समझो ना। तो मेरे से 2 पॉइंट छूट गए थे, ठीक है, वो इसलिए छूटे थे कि बुक मैंने जब रीड आउट किया था तो बुक में मुझे वो पॉइंट दिखे नहीं हिंदी वालों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे देखो डायरेक्टिव प्लानिंग, जिसको हम शायद हिंदी में निर्देश योजना बोलते हैं, ठीक है, इसकी हिंदी आप चेक कर लेना। डायरेक्टिव प्लानिंग और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लानिंग का मतलब क्या है, एक निर्देश योजना है कि व्यापक योजना। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि निर्देश योजना कौन सी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, मिश्रित, पूंजीवादी या समाजवादी। तो हम बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये निर्देश योजना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो काम चलता है ना वो मांग, किससे, मांग और पूर्ति से चलता है। बात को समझो, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, मांग और पूर्ति के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। ये इसलिए लेके आए गए थे प्लानिंग को ताकि ये मनमाने ढंग से ना चल सके, उसको एक वे दिखाने के लिए लाए गए थे। किसको, प्लानिंग को। एक मतलब एक प्लानिंग इसलिए लेके आए थे ताकि ना जो काम है ना उसको एक वे दिखाया जाए, एक जो तरीके से आप चल रहे हो ना उसको, मतलब उबड़ खाबड़ जो तरीका है उसको सही तरीके से लेके आया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्देश योजना जब भी बोलेगा आप बोलोगे ये निर्देश यानी किसको आप निर्देश देना चाहते हो, उसको डायरेक्शन देना चाहते हो, तो भाई वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देनी पड़ेगी, मांग और पूर्ति की बात करेगा। तो यहीं पे लोग तितर बितर हो रखे होते हैं। बट दूसरा आपका व्यापक योजना जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं, इसकी हिंदी भी आप एक बार चेक करोगे, ठीक है ना। तो इसको ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये वहां होती है जहां सरकार का रोल होता है, और सरकार का रोल यहाँ पे भी होता है, सरकार का रोल यहाँ पे भी होता है। बात को समझो, यहाँ प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर डोमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं जो व्यापक योजना अगर पेपर में आए तो आप बोलोगे दोनों में, यानी समाजवादी में भी मिलेगा और ये मिश्रित में भी मिलेगा, यानी योजनाबद्ध। और ये बताने का एक कारण और था, पंगा ये था कि इसके पीछे योजना लिखा है। अगर पेपर में निर्देश योजना आ जाता तो मुझे पता है आप गारंटेड समाजवादी लगा के आते, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। निर्देश वाला हमेशा पूंजीवादी के अंदर आता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, और व्यापक वाला किसके अंदर आता है, समाजवादी के अंदर। तो पॉइंट आप याद रखोगे,
चलो, चकबंदी क्या होता है बेटा? चकबंदी से अभिप्राय विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए भूमि के टुकड़े बांटने के बदले, यानी देखो अब हमारे यहाँ क्या था, मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे क्या खंडित जोते होती थी, थोड़े खेत यहाँ है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, इस तरह से क्या है टूटे टूटे जगह पे होते थे, खंडित होते थे ना। तो उसने बोला चकबंदी में क्या होता है कि विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए जो भूमि के टुकड़े हैं ना, वो देने के बजाय आप एक काम करो, एक स्थान पर किसान को भूमि दे दो, यानी एक ही स्थान पर उतनी भूमि ना एक ही जगह दे दो उसको। मान लो उसके 2 खेत यहाँ हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं जगह जगह, तो आप क्या करो, यानी जो बिखरे हुए भूमि के टुकड़े के बांटने के बदले, यानी आप उसको ऐसे मत बांटो कि एक यहाँ मिले उसको एक वहां मिले, ऐसे मत करो, उसको एक ही जगह पे दे दो, ठीक है। यानी आवंटित, आवंटित मतलब बांटने से। तो दोबारा देख लो, चकबंदी से अभिप्राय विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए भूमि के टुकड़े बांटने के बदले, यानी ऐसे तितर बितर करके मत बांटो उन्हें, उन्हें क्या करो, एक ही स्थान पर किसान को भूमि आवंटित करने से है, यानी उनको एक ही जगह पर भूमि दो। बात समझ आ गया? तो यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पहले फटाफट से। तो आगे देखिए फटाफट से, सहकारी खेती पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है सहकारी खेती, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में बार बार रिपीट इसलिए होती है, या बार में काफी टाइम इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इसमें एक तो अजीब अजीब से नाम होते हैं, ठीक है। मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे ढंग से देखो हिंदी में शायद गलती मेरे से होती होगी, मुझे जहां तक है, ठीक है, शायद लिखने में कोई ना कोई शायद कहीं ना कहीं गलती जरूर होती होगी, और क्या पता आपकी हिंदी मेरे से तो अच्छी होगी, मुझे पता है, ठीक है, बट क्या पता आपने ये वर्ड नाम सुने ना हो पहले भी, इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जबकि हम समष्टि में देखते हैं तो वहां पे थोड़ा कम टाइम लगाते हैं, क्यों? पता होता है, बेसिक चीजें हमें आधे से ज्यादा पता होती है, बस ऐसी चीजें जिन पे जो आपको नहीं पता होता, जैसे भुगतान शेष नहीं पता था, तो उसमें टाइम लगाया स्टार्टिंग डेफिनेशन में कि आपको समझाया जाए कि भुगतान शेष होता क्या है ना, तो टाइम वहीं लगाया जाता है जहां आपको दिक्कत होती है। तो ये तो पूरा बुक ही दिक्कत वाली है ना। तो देखो क्या कह रहा है, सहकारी खेती की बात करते हैं। सहकारी खेती मतलब एक तरीके से अगर बात करूं तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव, जो हम जो कृषि करते हैं ना, खेती करते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यानी मिलजुल करके क्या कर रहे हैं हम, मिलजुल करके जो खेती कर रहे हैं। तो उसने बोला सहकारी खेती वह प्रणाली है, ये वो तरीका है जिसमें किसान भूमि पर खेती करने के लिए स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक मतलब खुद की इच्छा से, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी सहकारी खेती वो प्रणाली है जिसमें किसान भूमि पर खेती करने के लिए खुद की इच्छा से संसाधनों का प्रयोग करते हैं, और जो भी उत्पादन होता है उसको सामूहिक रूप से बेचते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल करके तरीके से बेचते हैं, यानी यहाँ पे मेलजोल ज्यादा है, ठीक है ना। उसका लिखा ऐसा, ऐसा क्यों करते हुए, ऐसा इसलिए करते क्योंकि उनको लागत को निम्नतम यानी न्यूनतम करने के लिए और लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। यानी सहकारी जो खेती है वो क्या कर रहे हैं, इसमें जो किसान है वो खेती करने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे, जो उत्पादन होगा उसको सामूहिक रूप से बेचेंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि उत्पादन लागत को कम से कम किया जा सके और दूसरी तरफ जो लाभ है उसको अधिकतम किया जा सके। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, परती छोड़ने। ये परती छोड़ने क्या होता है? परती छोड़ने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा गांव में जहां पर खेती वेती करते थे पहले, ठीक है, क्योंकि अब तो सब ज्यादा जो लोग हैं शहरों में आ चुके हैं, तो उनको शायद ये पता ना हो कि खेती करने के बाद ना कुछ टाइम तक खेत को छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो उपजाऊपन है ना वो वापस लौट के आ सके, ऐसा कुछ करते हैं ना। चलो, तो उसमें लिखा हुआ है इसका अभिप्राय कुछ समय के लिए भूमि पर खेती ना करने से है, यानी खेती नहीं करनी ताकि भूमि अपना उपजाऊपन पुनः प्राप्त कर ले, ठीक है, और वो दोबारा से क्या खेती करने लायक हो जाए। अगर आप बार बार लगातार खेती करते हो तो भूमि अपना उपजाऊपन खो देती है और वो बंजर में क्या है, बदल जाती है ना। तो इसलिए भूमि पे एक बार खेती करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बहुतों को देखा है इसमें आग वाग लगा देते हैं, समथिंग मतलब क्या क्या चीजें करते हैं, क्यों? ताकि वो अपनी जो है वापस उपजाऊपन को प्राप्त कर ले। आगे, भूमि की उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा मतलब हो गया ये कानून द्वारा यानी सरकार के द्वारा, इससे अभिप्राय कानून द्वारा निर्धारित जोत के उस अधिकतम आकार से है, यानी भूमि के उस अधिकतम आकार से है जिसे एक किसान अपने पास रख सकता है, यानी मैक्सिमम कितना भूमि एक किसान अपने पास रख सकता है, तो उसको यहाँ पे बोला गया था भूमि की उच्चतम सीमा। आगे, संरक्षण नीति। देखो संरक्षण नीति, तो संरक्षण मतलब बचाना, संरक्षण करना, बचाना किसी को, बट हम ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो संरक्षण का मतलब था कि देखो जो बाहर के जो देश थे ना वो कम लागत वाली अच्छे वस्तुएं प्रोड्यूस करने पे लगे हुए थे और इंडिया में जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती थी वो थोड़ी महंगी होती थी। तो अगर बाहर वाले यहाँ पे आकर के अगर अपना गुड्स बेचने लग जाए ना
तो इंडिया का माल कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा माल होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप 800-900 रुपए देते हो इंडिया में या 1000-1200 देते हो, तब जाकर के आपको एक गुड्डा यानी एक टेडी ऐसा मिलता है जो नाच भी सकता है, गा भी सकता है, ठीक है ना, आई थिंक कुछ ऐसा। मगर वही टेडी अगर आप चाइना का लेने जाओ तो शायद वो 70 या 100 रुपए में मिल जाएगा। इवन उसके ज्यादा फंक्शन होंगे, वो नाच गाने के अलावा भी और काम भी कर सकता होगा। तो लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, जिसमें कम कॉस्ट में ज्यादा काम मिल जाए। तो इसीलिए क्या है, अब वो इंडिया समझ गया था कि अगर वो बाहर के देशों के आयात को ऐसे ही आने देगा और वहाँ के इंडस्ट्री को ऐसे ही यहाँ भारत देश में आने देगा और यहाँ पे उनको व्यापार करने देगा, कंपटीशन बढ़ाने देगा, तो इंडियन इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, घरेलू बाजार में जो विदेशी प्रतियोगिता से, घरेलू बाजार में विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योग को बचाने की सोची। देखो क्या बोल रहा हूँ, घरेलू यानी भारत के अंदर विदेशी प्रतियोगिता से, यानी जो बाहर के देश के जो गुड्स वुड्स बनते थे, जो उनकी कंपनीज होती थी, उनकी प्रतियोगिता से यानी उनके कंपटीशन से किसको बचाना है, घरेलू उद्योग को बचाने की नीति होती थी, जिसमें वो क्या कर देते थे, आयात शुल्कों को बढ़ा देते थे। अब आयात शुल्क को बढ़ाने से फायदा क्या होगा, जब वहां से गुड्स यहाँ आएगा तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वैक्स लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, जब ड्यूटी व्यूटी ज्यादा लग जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है, ताकि वो गुड्स महंगा हो जाए और हम उस गुड्स को ना ले। बात को समझो, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत उच्च आयात शुल्कों द्वारा विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार को क्या कर दिया जाता, प्रतिबंधित कर दिया जाता था, यानी उनमें रोक लगाने की कोशिश की जाती थी आयात शुल्क को हाई करके, ताकि कॉस्ट महंगी हो जाए, लोग और घरेलू बाजार में बिके ना ढंग से। बात को समझो, क्योंकि आयात से दिक्कत होती है हमेशा, याद रखना, इस बार बार ये रिपीट करता रहता हूं मैं, और निर्यात करोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया, तो यहां तक तो नोट डाउन आप कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ाता हूं सब चीजें, ठीक है ना। बट इस बार सिर्फ जानता हूं, आप जानते हो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, सिर्फ उनके कारण, किसी एक ने मुझे कहा था कि मुझे हिंदी के नोट्स चाहिए, इसलिए मैंने ये तैयार किए कोशिश करके पूरी, ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आगे देखिए फटाफट से, भूमि सुधार पढ़ लेते हैं। भूमि सुधार यानी इसको लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं, या आप इसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स बोलो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप इसे बोल सकते हो। यानी अब मैंने बोला भूमि सुधार या संस्थागत, यानी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, संस्था होती है ना, तो इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत सुधार, ठीक है ना। तो भूमि सुधारों से अभिप्राय कृषि में परिवर्तनों, यानी कृषि में चेंजेस कर रहे हो आप, ठीक है ना, अथवा सरकार द्वारा किए गए, ठीक है, सरकार द्वारा किए गए सुधारों से है, ठीक है ना। तो उसने बोला भूमि सुधारों से अभिप्राय कृषि में परिवर्तनों तथा कृषि में परिवर्तनों अथवा सरकार द्वारा किए गए सुधारों से, यानी जो सरकार सुधार कर रही है, यह भारतीय कृषि में क्यों करते हैं, असमानता को कम करने से संबंधित है, ताकि असमानता को क्या कर सके, कम किया जा सके। बात समझ में आ गया। तो भूमि सुधार क्या है, यानी भूमि में सुधार करना, कृषि में परिवर्तन करो या सरकार द्वारा किए गए वो सभी प्रयास जिससे कि भूमि में क्या आ जाए, सुधार आ जाए, ठीक है। यह भारतीय कृषि में असमानता को, यानी जो हमारे यहाँ जो असमानता फैली हुई है उसको कम करने से संबंधित था। आगे इसके अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, मध्यस्थों का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब इनको हटाना, खत्म करना, ठीक है ना। दूसरा, भूमि की उच्चतम सीमा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, आपको पता है, देखो मैंने ऑलरेडी इसका डेफिनेशन लिखवा दी है, ठीक है। चकबंदी, ये भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। लगान का नियमन, ये मैं बता देता हूं, ठीक है ना। और सहकारी खेती, ये भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो कितना आसान पॉइंट्स हो गए थे, 5 पॉइंट कुल है। मध्यस्थों का उन्मूलन, पहले इसकी बात कर ले, तो मैंने कहा इसके अंतर्गत मध्यस्थों यानी जिनको आप जमींदार भी बोल सकते हो, यार समझ, जमींदार नहीं तो जमींदार होता है, एन साइल थोड़ा हल्का सा वो बोला जाता है, ठीक है, तो बिंदी लगती है यहाँ पे, देखो यार। तो जमींदारों का उन्मूलन, जमींदारों का उन्मूलन कर दिया गया था, यानी उनको हटा दिया गया था, ठीक है। खत्म का मतलब जान से नहीं मारा था यार, ठीक है। खत्म का मतलब यहाँ पे बोला है कि हटाना, ठीक है। तो बीच में जो जमींदार आते थे ना, वो शोषण करते थे, किसका, किसानों का, बेचारों का शोषण किया करते थे, तो उनको हटा दिया गया ताकि किसानों के शोषण को रोका जा सके और भूमि सुधार आए। बात को समझ में आ गया। तो इसके अंतर्गत मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन कर दिया गया था, यानी उनको हटा दिया गया था, और स्वामित्व का अधिकार है, यानी जो ऑनरशिप थी वो किसको दे दिया, भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों के हाथों में दे दी थी, यानी जो भूमि पे काम कर रहे थे उनको उनका स्वामी बना दिया।
इसका मतलब इसके अंतर्गत किसानों के शोषण को कम कर दिया गया था। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, देखो बढ़ा चढ़ा के लिखना आना चाहिए, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि इतना कंटेंट आपको मिल जाए कि आप एग्जैक्ट पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर सको। बट अगर बढ़ा चढ़ा के लिखने की बात आए, ठीक है ना, मान लो देखो पेपर में तो टिक मार्क आना है, ठीक है, इसलिए हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए। बट अगर मान लो आगे जाके बीए बीकॉम करते हो और वहां पे अगर आपको इकोनॉमिक्स लिखना पड़े हिंदी में, ठीक है, तो आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है, तो कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा आगे तक सोचने की। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने, मध्यस्थों जमींदारों को क्या करना, उन्मूलन करना, इनको हटाना, उनकी वहां से स्वामित्व खत्म कर दिया गया था जो बीच में ड्रामेबाजी करने आते थे। और स्वामित्व का अधिकार किसको दे दिया, भूमि पर वास्तविक खेती करने वाले, यानी भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को दे दिया गया था। यानी किसानों का जो शोषण था, ठीक है, यानी जो जमींदार जो किसानों का शोषण कर रहे थे उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना, ताकि भूमि सुधार हो सके। लगान का नियमन क्या होता है, लगान का नियमन होता है इसके अंदर किसानों से अत्यधिक और जो गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली होती थी ना उसको समाप्त कर दिया। लगान के लिए रेगुलेशन बना दिए गए, क्या बना दिए गए, लगान के लिए इन्होंने क्या करा, रेगुलेशन बना दिया, ठीक है ना, कि तुम इतना रेंट दोगे, लगान है नहीं कैसे रेंट, ठीक है ना, यहाँ पे रेंट की बात कर रहा है, तो यानी भूमि पे अगर तुम कृषि करते हो तो इतने का कुछ हिस्सा तुम्हें गवर्नमेंट को इनको देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बोला इसके अंतर्गत किसानों से अत्यधिक, यानी जो ज्यादा से ज्यादा और जो आप गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली करते थे, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए लगान को क्या कर दिया था, निश्चित कर दिया गया था कि तुम्हें इतना ही लगान देना है, ठीक है ना। ज्यादातर हमारे दिमाग में लगान का मतलब सिर्फ टैक्स टैक्स टैक्स, क्या देखो वो शुल्क का मतलब टैक्स, ठीक है, यहाँ पे लगान का मतलब जो उससे वसूल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लगान का मतलब रेंट है, ठीक है ना। मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है ना, यानी लगान का नियमन निश्चित कर दिया गया था। सामान्यतः अगर लगान राशि बात करें तो जो फसल का जो मूल्य होता है ना उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर फसल का मूल्य सपोज करो 90 है तो उसका 1/3 कितना होगा, 30, तो 30 से ज्यादा लगान की राशि नहीं हो सकती। इसका मतलब कम तो हो सकती है, आप 10 ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 28 ले लो, बट अगर 30 से आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो 1/3 से ज्यादा नहीं होती, सामान्यतः देखा गया जनरली, ठीक है ना। चलो, तो मध्यस्थों का उन्मूलन हमने पढ़ लिया, मानी मध्यस्थों को हटाना, भूमि की उच्चतम सीमा जो एक किसान के पास होती है भूमि, चकबंदी कानूनी तौर पे, ठीक है ना, चकबंदी आपको मैंने बता दिया था। उसके अलावा लगान का नियमन अभी पढ़ लिया, और सहकारी खेती जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो उस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं। होप सो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आज समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में, ठीक है, बताना ना भूले कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।